प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे जन समुदायों का उल्लेख मिलता है जिनकी पहचान भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक स्वरूप आज भी विद्वानों के लिए जटिल प्रश्न बने हुए हैं। ऐसे ही जन समुदायों में से एक था प्राचीन मुतिब जन समुदाय। ये समुदाय ना तो किसी बड़े राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर पाया और ना ही इसकी कोई सुदृढ़ ऐतिहासिक परंपरा सुरक्षित रह सकी। फिर भी विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में बिखरे संकेतों के माध्यम से इसके अस्तित्व, स्थान और पहचान को समझने का प्रयास किया जा सकता है। मुतिबों का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इस ग्रंथ में मुतिबों को आंध्रों, पुलिंदों और शावरों के साथ गिना गया है। यह सूची अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सम्मिलित सभी जनजातियां सामान्यतः वैदिक आर्य समाज की मुख्य धारा से बाहर मानी जाती थीं। ऐत्रेय ब्राह्मण में इन समुदायों का उल्लेख प्रायः उन जातियों के संदर्भ में हुआ है जिन्हें दस्यु या अनार्य कहा गया, अर्थात वे जो वैदिक यज्ञीय परंपरा, संस्कृत भाषा और आर्य सामाजिक संरचना से पृथक थे। दस्यु शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में केवल हिंसक या लुटेरे समुदायों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसका एक व्यापक सांस्कृतिक अर्थ भी है। दस्यु वे थे जो आर्यों की धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे, यज्ञों में भाग नहीं लेते थे और जिनकी भाषा, आचार और जीवन पद्धति अलग थी। इस संदर्भ में मुतिबों को असभ्य कहना वस्तुतः एक आर्य केंद्रित दृष्टि का परिणाम था, न कि उनके वास्तविक सामाजिक स्तर का प्रमाण। मुतिब जनजाति का नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। सांख्यायन श्रौत सूत्र में उन्हें मुसीप या मुविप कहा गया है, जबकि संहितायन श्रौत सूत्र में मुसीपस अथवा मुविप जैसे रूप मिलते हैं। नामों की यह विविधता प्राचीन ग्रंथों में सामान्य बात है। मौखिक परंपरा, क्षेत्रीय उच्चारण और कालांतर में लिपिकीय त्रुटियों के कारण एक ही समुदाय के नाम के कई रूप प्रचलित हो जाते थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मुतिब कोई काल्पनिक जाति नहीं थी, बल्कि वास्तविक सामाजिक समूह थी जिसकी स्मृति अलग अलग परंपराओं में सुरक्षित रही। वैदिक कहें, ब्राह्मणिक, पौराणिक तथा महाकाव्य परंपराओं को कहें, जिन जनजातियों का उल्लेख हमारी परंपरा में मिलता है, उनका अक्सर उल्लेख गैर आर्य के रूप में ज़्यादा हुआ है। उनमें मुतिब या मुतीय जनजाति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुतिब जनजाति को प्राचीन भारतीय इतिहास में अर्थपूर्ण सांस्कृतिक समुदाय के रूप में समझा जाना चाहिए। हालांकि वैदिक एवं ब्राह्मणिक साहित्य में उनका उल्लेख दस्यु या अनार्य के रूप में हुआ है, पर यह वर्गीकरण उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता को दर्शाता है, न कि किसी प्रकार की सामाजिक हीनता को। उनकी जीवन पद्धति संभवतः यज्ञ केंद्रित आर्य परंपरा से अलग थी। इसी कारण वे मुख्य धारा के ग्रंथों में सीमित रूप से दर्ज हुए हैं। ऐतिहासिक काल में उनका नाम लुप्त हो जाना इस बात का संकेत है कि वे बड़े समुदायों में विलीन हो गए, न कि नष्ट हुए। इस दृष्टि से मुतिब भारतीय इतिहास की उस मौन धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने सभ्यता को भीतर से आकार दिया। मुतिबों की भौगोलिक स्थिति का प्रश्न अत्यंत जटिल है। प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जो उनके निवास क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता हो। चूंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में उनका उल्लेख शावरों और पुलिंदों के साथ हुआ है, इसलिए विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि वे भी एक दक्षिणी जनजाति थे। रोमन लेखक प्लिनी द्वारा उल्लिखित मोहुबे
जनजाति से मुतिबों की पहचान की जाती है। प्लिनी के अनुसार मोहुबे लोग मोड़ो गैलिंगे के पार रहते थे और उनका निवास गंगा नदी के एक बड़े द्वीप के क्षेत्र में था। यदि यह समानता स्वीकार की जाए तो मुतिबों का क्षेत्र केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत हो जाता है। यह परिकल्पना इस तथ्य को भी ध्यान में रखती है कि प्राचीन भारत में कई जनजातियां कालांतर में स्थानांतरित होती रही थीं। यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि मुतिब दक्षिणी जनजाति थे तो वे गंगा क्षेत्र से कैसे जुड़े। संभव है कि प्रारंभिक काल में उनका निवास किसी दक्षिणी क्षेत्र में रहा हो, लेकिन बाद में वे उत्तर या मध्य भारत की ओर बढ़े हों। या फिर दक्षिण शब्द का प्रयोग उस काल में आर्य दृष्टिकोण से किसी भी गैर मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए किया गया हो। इसीलिए यह कहना कठिन है कि मुतिब निश्चित रूप से दक्षिण भारत की ही जनजाति थे। पुराणों और महाभारत में शावर और पुलिंद दक्षिणा पटवासी अथवा दक्षिण में स्थित जनजातियों के रूप में वर्णित हैं। इसी कारण मुतिबों को भी उसी भौगोलिक परिक्षेत्र में रखने का प्रयास किया गया है। इस अनुमान को और बल इस तथ्य से मिलता है कि मुतिबों का संबंध आंध्रों से जोड़ा गया है। आंध्र जनजाति को प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत से संबद्ध माना जाता रहा है। यदि मुतिब वास्तव में आंध्रों के पड़ोसी थे तो उनका दक्षिण भारत में स्थित होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। हालांकि यह निष्कर्ष पूर्णतः निश्चित नहीं है, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में दक्षिण की अवधारणा आज के भौगोलिक मानचित्र से कुछ भिन्न भी हो सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो मुतिब जनजाति प्राचीन भारतीय इतिहास के उन समुदायों में से एक है जो सीमांत पर स्थित थे और भौगोलिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी वे आर्य समाज की मुख्य धारा से बाहर थे, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न अंग भी थे। कैसी थी मुतिब जन समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, आइए जानते हैं। मुतिबों के बारे में अल्प उल्लेख इस बात का संकेत नहीं है कि वे महत्वहीन थे, बल्कि यह दर्शाते हैं कि इतिहास का लेखन प्रायः विजेता और प्रभुत्वशाली समूहों के दृष्टिकोण से हुआ है। मुतिबों का अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि प्राचीन भारत केवल वैदिक आर्यों का देश नहीं था, बल्कि अनेक जनजातियों, भाषाओं और जीवन पद्धतियों का संगम था। दस्यु कहे गए ये समुदाय भी उसी इतिहास का हिस्सा है जिसने भारतीय सभ्यता को बहुरंगी और बहुआयामी बनाया। मुतिब भले ही इतिहास के पृष्ठों में धुंधले पड़ गए हों, लेकिन उनका उल्लेख यह स्मरण कराता है कि सभ्यता की धारा केवल एक दिशा में नहीं बहती, वह अनेक छोटे बड़े स्रोतों से मिलकर बनती है। सामाजिक संगठन के स्तर पर मुतिबों के बारे में प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध नहीं है, किंतु तुलनात्मक अध्ययन से कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। शावर, पुलिंद और आंध्र जैसे समुदाय प्रायः कुल आधारित समाजों में संगठित थे, जहां रक्त संबंध, वंश और टोटेमिक प्रतीकों का महत्व था। मुतिब भी संभवतः इसी प्रकार के समाज में रहते थे, जहां सत्ता किसी राजा के बजाय वृद्धों या योद्धा नेताओं के हाथ में होती थी। ऐसे समाजों में स्थायी राजधानी या नगर नहीं होते थे, जिससे उनका ऐतिहासिक प्रभाव सीमित रह जाता था। नृवंशीय दृष्टि से मुतिबों को उन समुदायों के साथ रखा जा सकता है जो आर्य द्रविड़ विभाजन से परे एक स्वतंत्र सांस्कृतिक परंपरा के वाहक थे। वे न तो पूर्णतः द्रविड़ कहलाने योग्य हैं और न ही वैदिक आर्य संरचना में समाहित। इस तरह के समुदायों को आधुनिक विद्वान पूर्व वैदिक या आदिम भारतीय सांस्कृतिक स्तर से जोड़कर देखते हैं।
संभव है कि मुतिब ऐसे ही किसी प्राचीन जनसमूह के अवशेष रहे हों जिनकी भाषा, देवता और सामाजिक संगठन आर्य परंपरा से भिन्न थे। मुतिबों की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो उल्लेख मिलते हैं उनके अनुसार वे संभवतः प्राकृतिक शक्तियों और स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे। कैसी थी उनकी धार्मिक व्यवस्था और पूजा पद्धति, आइए जानते हैं। मुतिबों की धार्मिक व्यवस्था के बारे में इस तरह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत में दस्यु कहे जाने वाले अनेक समुदाय अग्नि, इंद्र या सोम जैसे वैदिक देवताओं के बजाय पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु या पूर्वज आत्माओं की उपासना करते थे। इसलिए यह माना जा सकता है कि मुतिब जन समुदाय भी धार्मिक दृष्टि से संभवतः प्राकृतिक शक्तियों और स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे। साथ ही यह भी एक कारण रहा होगा कि ब्राह्मणिक परंपरा ने उन्हें अयज्ञीय और असंस्कृत माना। यह ध्यान देने योग्य है कि बाद के काल में इन्हीं स्थानीय देवताओं में से कई को शैव, शाक्त या लोक देवता परंपराओं में स्थान मिला। प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथों में मुतिबों के उल्लेख की चर्चा की जाए तो इन्हें समझने के लिए केवल उनके ग्रंथीय उल्लेखों पर भी कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे समुदाय प्रायः लिखित इतिहास से अधिक मौखिक परंपरा, लोक स्मृति और सांस्कृतिक अवशेषों में जीवित रहते हैं। मुतिब जन समुदाय का अध्ययन भारतीय इतिहास में उन जनजातियों के अध्ययन का प्रतिनिधि उदाहरण है जो सत्ता, राज्य और साहित्य के केंद्र में न होकर परिधि पर स्थित थीं। सबसे पहले नाम विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो मुतिब, मुतिय, मुसीप, मुविप जैसे रूप यह संकेत देते हैं कि यह नाम संस्कृत की मानक ध्वन्यात्मक प्रणाली से बाहर का है। ऐसे नाम सामान्यतः स्थानीय या आदिवासी भाषाओं से आए हुए होते हैं, जिन्हें ब्राह्मणिक ग्रंथकारों ने अपनी लिपि और उच्चारण के अनुसार रूपांतरित किया। वैदिक, ब्राह्मणिक, पौराणिक तथा महाकाव्य परंपराओं में जिन जनजातियों का उल्लेख गैर आर्य के रूप में हुआ है, उनमें मुतिब या मुतिय जनजाति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुतिबों की ऐतिहासिक भूमिका अपेक्षाकृत सीमित प्रतीत होती है। वे ना तो किसी बड़े राज्य के निर्माता बने, ना ही उनके किसी प्रसिद्ध राजा या वंश का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक काल में उनका नाम लगभग लुप्त हो जाता है। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि या तो वे किसी बड़े समुदाय में विलीन हो गए या कालांतर में उनका नाम परिवर्तित हो गया। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसी जनजातियां हैं जिनके नाम बदल गए, लेकिन उनकी जनसंख्या और सांस्कृतिक परंपराएं किसी न किसी रूप में जीवित रहीं। मुतिबों को असभ्य कहे जाने के पीछे एक और कारण उनकी संभवतः वनवासी अथवा अर्धघुमंतु जीवन पद्धति रही होगी। शावर और पुलिंद जैसी जनजातियां प्रायः जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम भूभागों में रहती थीं। वे शिकार, कंदमूल, वनोपज और सीमित कृषि पर निर्भर थीं। मुतिब भी संभवतः इसी प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे। वैदिक समाज के स्थायी कृषि प्रधान और यज्ञ केंद्रित जीवन से यह भिन्नता उन्हें दस्यु की श्रेणी में रख देती थी। यह भी संभव है कि मुतिब किसी बड़े जनसमूह की एक शाखा मात्र थे।
प्राचीन भारत में जनजातियां स्थिर इकाइयां नहीं थीं। वे टूटती जुड़ती रहती थीं। किसी शक्तिशाली जनजाति के उदय के साथ छोटी जनजातियां या तो उसके अधीन हो जाती थीं या उसका अंग बन जाती थीं। इस प्रक्रिया में उनका स्वतंत्र नाम और पहचान धीरे धीरे लुप्त हो जाती थी। मुतिबों का इतिहास भी संभवतः इसी प्रकार समाप्त हुआ। मुतिब समुदाय के भारतीय इतिहास को केवल राजवंशों, युद्धों और महान ग्रंथों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए उन छोटे, लगभग विस्मृत समुदायों की ओर भी देखना आवश्यक है, जिन्होंने सभ्यता की नींव को अपने श्रम, अपनी भूमि और अपनी परंपराओं से पोषित किया। मुतिब जैसे समुदाय भारतीय इतिहास की उस मौन धारा के प्रतीक हैं, जो दिखाई कम देती है, लेकिन जिसके बिना मुख्य धारा का अस्तित्व भी संभव नहीं। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।